हेलो दोस्तों, मैं अमर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ। यहाँ हम आपके साथ क्लास 10th की सिविक्स को लेकर के बात करेंगे और पूरा जो हम लेने वाले हैं वो आपका क्लास 10th सिविक्स। तो सिविक्स कंप्लीट करेंगे और इसमें आपको मैं बता दूं, क्लास 10th में ये पूरा हम लोग सीबीएसई, एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड, क्योंकि अभी इन सारी जगहों पे जो बुक्स कंपलसरी जो भी रन हो रही हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट हो चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट, सब जगह एनसीईआरटी ही यूज की जा रही है। तो इसको हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो भी नया कुछ होगा, इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स, ये सारी बातें भी हम आपके साथ करेंगे। तो आज हम आपके साथ इसका पहला चैप्टर सिविक्स का पावर शेयरिंग को लेकर के बात करेंगे। पावर शेयरिंग क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है पावर शेयरिंग की, देखते हैं। पावर शेयरिंग, इससे पहले मैं पढ़ाने से पहले इसमें कुछ आपको बात बता दूं कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। सिंपल सी बात है, पावर को डिवीजन करना। क्या करना? डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। इंपॉर्टेंट ये है कि पावर को हमें डिवीजन क्यों करना चाहिए, शेयर क्यों करना चाहिए। इससे पहले कुछ मैं आपको बात यहाँ डिस्कस कर लूं। जैसे कि कुछ टाइम में पहले बात करूं, जब डेमोक्रेसी नहीं थी, इंडिपेंडेंस नहीं हुए थे कंट्री, रिपब्लिक सिस्टम नहीं था, तो सिस्टम चलता था किंग सिस्टम। किंग सिस्टम में एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर होती थी। जैसे लॉ मेक करना, कानून बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, क्या करना? इम्प्लीमेंट करना, और लॉ को क्या करना? जस्टिस करना, क्या करना? जस्टिस करना। कानून बनाना, इम्प्लीमेंट करना और जस्टिस करना, मतलब खुद उस पर जजमेंट देना, ये काम होता। और ये सारे काम एक ही व्यक्ति के हाथ में थे, जिससे ये जो सिस्टम था उतना ज्यादा क्या नहीं आती थी, ऑटोक्रेसी या फिर पारदर्शिता नहीं आती थी। इस किंग सिस्टम में क्या आता था? मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर। और जिससे क्या आ जाता था, जब ये मोनोपोली सिस्टम आएगा, क्या आएगा? मोनोपोली सिस्टम। तो मोनोपोली सिस्टम से क्या आएगा? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप। तो क्या कॉन्सेप्ट आता था? डिक्टेटरशिप का कॉन्सेप्ट आता था कि राजा जो होता था वो क्या हो जाता था? तानाशाह। ठीक है, क्या बोलते थे? तानाशाही सिस्टम। इसी सिस्टम को बदलने के लिए एक सिस्टम लाया गया, पावर शेयरिंग। पावर जितनी ज्यादा शेयर की जाएगी उतना ही अच्छी पारदर्शिता, ऑटोक्रेसी आएगी सोसाइटी में, उतना ही अच्छे से रूल्स रेगुलेशन वर्क कर पाएंगे और उतने ही अच्छे से कोई भी इंस्टीट्यूशन, इक्वलिटी, फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सारी चीजें अच्छे से रहेंगी और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से वर्क करेगा। इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी कंट्री हो, रूल्स रेगुलेशन कितने सही या खराब होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है उसको फॉलो करना। क्या करना? उसको फॉलो करना, मतलब कि मानने वाले लोग। जैसे अब राजा, इस सिस्टम में इसको बेकार नहीं कह रहा हूं कि किंग के हाथ में सारी पावर है तो किंग अपने हिसाब से चलाए। अगर इसी राजा इसको ऑटोक्रेसी लाए, मतलब कि पारदर्शिता वाला सिस्टम लाए, लॉ अच्छे से बनाए, लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करे, अच्छे से जस्टिस करे, तो फिर मुझे लगता है ये जरूरत भी ना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी भी व्यक्ति की, किसी एक पर्टिकुलर बंदे की ये मेंटेलिटी होती है कि जब उसके हाथ में पावर, ये तो ह्यूमन नेचर है कि जब उसके हाथ में सारी पावर आती है तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके मन, उसके दिमाग में ये सारी चीजें आने लगती हैं और वो धीरे 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 क्या होने लगता है? डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगता है। इसी चीज को बताने के लिए यहाँ पे सिस्टम आया कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या आया? कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिस्टम आया डिवीजन ऑफ पावर। क्या आया? डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। और ऐसे करके पावर को डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी।
ठीक है। यहाँ पावर, लेजिस्लेचर का काम लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का काम लॉ इम्प्लीमेंट, और जुडिशरी का काम क्या होगा, लॉ की जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो आप ये आइडिया लगा समझ गए होंगे कि पावर शेयर क्यों करनी चाहिए। अभी देखो लेजिस्लेचर जो काम करेगी लॉ मेकिंग का करेगी, इसके बाद इम्प्लीमेंट का काम नहीं करेगी, इम्प्लीमेंट का काम करेगी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव काम करेगी तो एक दूसरे से एकदम से फ्री है, लेकिन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। जुडिशरी का काम, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से टोटल इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेजिस्लेचर भी इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल ना तो लेजिस्लेचर को है, ना ही लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल जुडिशरी को है। दोनों अपने अपने फ्री होकर के काम करेंगे, इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट बॉडी कहते हैं। इससे क्या होती है कि जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, किसी प्रकार का सिस्टम है, उसे काम करने में आसानी होगी। चलो हम बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ बातों को लेकर। जैसे कि यहाँ आप चैप्टर के अंदर देखो, एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है और ये सिविक्स का चैप्टर 1 है, और इसमें क्या लिखा ये देखिए, ओवरव्यू देख लो। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी। इससे पहले हमने जो चैप्टर में देखा, मतलब प्रीवियस क्लास की बात कर रहा है, क्लास 9 की, तो वहां पे पहला चैप्टर डेमोक्रेसी, दैट वी स्टार्टेड द लास्ट ईयर, वी noted the last year date of democracy, all power does not rest with any one organ of the government and the intelligent of sharing of power among the legislature। देखो वही बात मैं भी समझा रहा था आपको, शेयरिंग, पावर शेयरिंग ऑफ द among legislature, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इनके बीच में पावर को क्या किया गया है, क्या किया गया, शेयर किया गया है। वेरी इंपोर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी। ये सब क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिजाइन करने में या डेमोक्रेसी को बना के रखने में। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर, इसके दो चैप्टर है ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। ओवरव्यू, सिंपल सी बात है, ओवरव्यू का मतलब है कि जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसमें शॉर्ट्स में क्या जान लेते हैं, उसका इंडेक्स कह दो, इंडेक्स कह दो या कंक्लूजन कह दो, पूरे चैप्टर का कंक्लूजन जान लेते हैं ओवरव्यू में कि इस चैप्टर के अंदर, जैसे इसके दो आगे के जो चैप्टर आएगा, जैसे कि एक तो आएगा पावर शेयरिंग, अभी पढ़े नहीं है, और एक पढ़ेंगे हम फेडरलिज्म, इसके बाद सेकंड चैप्टर। एक चैप्टर पढ़ने से दूसरा चैप्टर इससे क्या है, कनेक्ट है, और उसके साथ वो भी आपका कवर हो जाएगा। बी कैरी दिस आइडिया ऑफ द पावर शेयरिंग द फॉरवर्ड, वी स्टार्टेड ऑफ दी 2 स्टोरी। तो यहाँ 2 स्टोरी पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, एक तो पढ़ेंगे बेल्जियम की स्टोरी और एक पढ़ेंगे आपकी श्रीलंका की स्टोरी। बोथ दीज स्टोरी अबाउट द हाउ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी कैसे आई, हैंडल द डिमांड फॉर दी पावर शेयरिंग, और कैसे जो यहाँ पे डिमांड थी पावर शेयरिंग को लेकर उसके कैसे हैंडल किया। द स्टोरी एंड एंड द सम द जर्नल ऑफ द कंक्लूजन अबाउट द नीड ऑफ द पावर शेयरिंग। तो इसमें ये भी देखेंगे स्टोरी में कुछ जर्नल कंक्लूजन निकलेंगे कि किस प्रकार से पावर शेयरिंग से डेमोक्रेसी आई। द एलो ऑफ द डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, द विल टेक द अप ऑफ द फॉलोइंग 2 चैप्टर। तो आगे की दो चैप्टर हैं, इसके नेक्स्ट 2 चैप्टर हैं, उन 2 चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 1 क्या, चैप्टर फर्स्ट नंबर, और चैप्टर नंबर 2 सेकंड, चैप्टर 1 और सेकंड, ये 2 चैप्टर में हम सिंपल सा क्या देखने वाले हैं, चैप्टर 1 और 2 में देखेंगे। एक तो देखेंगे चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, और दूसरा देखेंगे इसके आगे जो मैंने अभी बात की ना आपके साथ, एक चैप्टर आपके साथ कौन सा आएगा, एक चैप्टर आपके साथ आएगा फेडरलिज्म। क्या आएगा, फेडरलिज्म। तो एक तो पावर शेयरिंग देखेंगे और एक देखेंगे फेडरलिज्म। ये 2 टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसलिए उसने सीधा लिखा है नेक्स्ट 2 चैप्टर्स द आइडिया ऑफ द पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। तो देखेंगे कि कैसे ये आइडिया आया और ये सिस्टम कैसे। तो ओवरव्यू में आपने देख लिया होगा, ये चीज आप समझ गए होंगे कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। यहाँ मैंने आपके साथ ये चीजें डिस्कस भी कर ली, तो आप ये समझ गए। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे जो मैंने अभी 2 बातें की कि इसकी 2 स्टोरी, एक स्टोरी आपकी बेल्जियम और एक स्टोरी कहाँ की, श्रीलंका, ये दोनों ही स्टोरी इस चैप्टर में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका। तो 2 स्टोरी हमें समझना है, एक स्टोरी है बेल्जियम की और दूसरी स्टोरी है श्रीलंका की। लेकिन सबसे पहले हम बेल्जियम की देखते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ द यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा से इसको क्या किया गया, कंपेयर किया कि बेल्जियम जो है, पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा, एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन बनेगा
कि बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। क्वेश्चन आएगा बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोप का। किसका पार्ट है? यूरोप का पार्ट है। फिर आएगा इट हैज ऑफ द बॉर्डर विद द फ्रांस, तो इसका बॉर्डर किस किस के साथ लगता है? इसका बॉर्डर लगता है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो यहाँ किस किस के साथ लगता है इसका बॉर्डर? तो इसका बॉर्डर लगता है, तो यहाँ पे आपको बता देना, जैसे मान लीजिए बेल्जियम है, तो बेल्जियम के पास में इसके नाइबर कंट्री कौन कौन से हैं? तो एक तो फ्रांस है, दूसरा नीदरलैंड है, तीसरा जर्मनी और चौथा लग्जमबर्ग है। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ द लिटिल ओवर द 1 करोड़, तो इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास मिलेगी आपको, अबाउट द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के ये हाफ पॉपुलेशन के बराबर है। एक एथनिक बर्ड आया है, तो यहाँ पे एथनिक का मतलब भी समझ लें कि एथनिक बर्ड का मतलब क्या। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एथनिक, एक सेकंड, यहाँ देखो, तो एथनिक बर्ड का मतलब आया, ये लिखा है एथनिक बर्ड। तो एथनिक बर्ड में क्या है? एथनिक एथनिक सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर कल्चर। तो क्या करते हैं, ऐसी जगह पे जो रहते हैं, डिवीजन होता है जिनका क्या, लेकिन डिवीजन है अलग अलग ग्रुप के लोग, जैसे इंडिया में अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सारे लोग। नहीं, क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कल्चर शेयर करते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप और बिलीव इन द देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज द सिमिलरिटीज एंड द फिजिकल टाइप ऑफ द कल्चर और बोथ। अगर उनकी फिजिकल टाइप देखो, कल्चर देखो, फिजिकल और कल्चर, ये दोनों टाइप की सिमिलरिटीज मिलेगी, लेकिन आपस में वो मिलजुल करके कैसे रहते हैं, ऐसे ग्रुप को एथनिक ग्रुप कहते हैं। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन, जबकि वे लोग क्या सेम रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, रिलीजन और द नेशनलिटी, जबकि इन चीजों से वो सेम बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक साथ बद करके रहते हैं। तो ऐसे सीधा लिखा ना, दे नीड नॉट ऑलवेज, उनको हमेशा से इस चीज की नीड नहीं रही कि सेम रिलीजन हो, नेशनलिटी सेम हो, लेकिन फिर भी। तो अगर आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द एथनिक, तो आप बता सकते हो कि व्हाट इज द एथनिक, ये आप आंसर उसमें कोड कर सकते हो आराम से, आपका 2 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। चलो हम कुछ और बात करते हैं, आगे स्टोरी को पढ़ते हैं और चैप्टर को डिस्कस करते हैं। ये आप समझ गए होंगे एथनिक वाला। फिर आता है कंपोजिशन स्मॉल कंट्री ऑफ द वेरी कॉम्प्लेक्स, अवर कंट्री ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये देखो, फिर यहाँ पे बात की है कि स्मॉल कंट्री है, फिर कहता है कि ऑफ द कंट्री ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% लाइव इन द फ्लेमिश रीजन। तो उन्होंने कहा कि 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है, स्पीक डच, और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच। अब इसमें एक मैप है नीचे दिखाया, मैं अभी बात करूंगा। फिर अनदर द 40% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन द बोलेनिया रीजन। तो बोलेनिया कुछ रीजन है, जैसे कि इसमें फ्लेमिश रीजन है, और ये जो, लेकिन वहां पे जहां तक वो स्पीक लैंग्वेज बोलने वालों की जो संख्या, जो लैंग्वेज का यूज करते हैं वो डच है। वहीं पे हम दूसरे पार्ट में देखें कि एक एरिया बोलेनिया रीजन जो 40% से ज्यादा लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, कौन सी कहते हैं, स्पीक फ्रेंच। कौन सी बोलते हैं, फ्रेंच। रिमेनिंग ऑफ दी 1%, अब 1% जो डाटा बचा ना, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, जर्मन। कौन सी, बेल्जियम स्पीक जर्मन इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स। तो इस अगर हम यही डाटा देखें कि किसका, ब्रुसेल्स का, तो इसकी जो कैपिटल है, सिटी है, वो देखें तो क्या देखेंगे कि 80% ऑफ पीपल द स्पीक फ्रेंच। तो 80% से ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% एट द डच स्पीकिंग। तो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच बोलते हैं। ये डाटा जस्ट अपोजिट। अब देख लेते हैं कुछ, हम इस आपको डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ ध्यान से सुनो, ये डायग्राम बड़े ध्यान से ही देखना मेरे सारे फ्रेंड्स, ये देखो ध्यान से। हाँ, अब हम बात करते हैं, ये देखो कि इसने ये बताया कि ब्रुसेल्स कैपिटल ऑफ रीजन, जो आपका जो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका कौन सा है, ये आपका ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन, एक कैपिटल है। और यहाँ पे हमने ऊपर ये भी देखी थी कि यहाँ पे 2 ग्रुप रहते हैं, एक तो ग्रुप रहते हैं यहाँ पे फ्रेंच, कौन रहते हैं, फ्रेंच, और एक रहते हैं डच। ठीक है, तो 2 ग्रुप रहते हैं, एक तो फ्रेंच ग्रुप रहता है और एक कौन से रहते हैं, डच रहते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा था कि 80% पीपल द स्पीक फ्रेंच। तो इसमें जो 80% लोग हैं वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। फिर हमने देखा कि इसमें 20% लोग क्या बोलते हैं, तो 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। तो ये डाटा हमने यहाँ देख लिया था। ठीक है, इसकी बात हमने कर ली। ठीक है, तो ये हमने देखा रीजन। फिर हम बात करते हैं वोलेनिया रीजन, वो जो वैलून रीजन है फ्रेंच स्पीकिंग। तो वैलून रीजन कौन सा है, रेड कलर का। जितना आपको जो रेड कलर का एरिया दिख रहा है ना, ये वाला देखो, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ ऐसे, ये वाला एरिया, ये पूरा कौन सा एरिया, वैलून एरिया, इसी को वैलूनिया बोलते हैं, ये वैलून एरिया है। तो इसमें कितने % डाटा, ये भी हमने देखा था कि अप्रोक्सीमेटली कितने लोग हैं इसमें,
अप्रोक्स में है 40% लोग, कौन से 40% लोग हैं, लेकिन लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, फ्रेंच यूज करते हैं। कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच यूज करते हैं। फिर हमने देखा ए वाला एरिया फ्लेमिश, कौन सा है, ए वाला एरिया कौन सा रीजन है, फ्लेमिश, येलो कलर का जो दिख रहा, ये जो येलो कलर का, यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये लिखा फ्लेमिश, लेकिन कौन सी बोलते हैं, डच। तो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच। तो कौन सी लैंग्वेज में, डच। अब जो दिख रहा है ना, इतना सा पार्ट, ए वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट ए, तो यहाँ के लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो करते हैं जर्मन। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि इस प्रकार से यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम का सिनेरियो देख लिया, ये क्या है, क्या पे कैसे कैसे डाटा है। अब हम करते हैं कुछ बात आगे, हम पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ चीजें, ठीक है। देखो, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वर द रिलेटिवली रिच एंड द पावरफुल। अब जो यहाँ पे जहां तक जो ग्रुप है, कि यहाँ पे जो एक मैंने आपसे बात की कि यहाँ पे जहां तक जो पार्ट में जो ग्रुप रह रहा है, ये कहाँ पे, फ्रेंच 20%, फ्रेंच 80%, डच 20%। तो यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटीज, क्या लिखा, कम्युनिटी बाय द रिलेटिवली रिच एंड द पावरफुल। तो जो ये ग्रुप है बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। दिस वाज ऑफ द रिसेंट बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द एजुकेशन मच लेटर, ठीक है। फिर इसने ये भी कहा कि देखो किस प्रकार से यहाँ ग्रुप में कि जो माइनॉरिटी लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी बाय द रिलेटिवली, अगर बात करें कि जो डच लोग हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और एजुकेशन मच क्या है, उनका मच लेटर। तो ये भी हमने देखा। फिर हम आगे कुछ बात करते हैं, आगे देखो, हाँ, टू टेंशन बिटवीन द डच एंड स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। तो इनके बीच में क्या चलती थी, टेंशन। टेंशन क्या है, खिंचाताव चलता रहता है लैंग्वेज को लेकर, डच को और फ्रेंच को। कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960, 10 साल से टेंशन चल रही। टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर ऑफ द एक्यूट ब्रूसेल्स। तो ब्रूसेल्स के बीच में एक कम्युनिटी चल रही, किस चीज की चल रही है, टेंशन किस लिए चल रही है, लैंग्वेज को लेकर के टेंशन चल रही है। डच वालों का अलग कहना है कि कानून जो बनेगा या स्कूल कॉलेज जो भी चीजें बनेगी वो इस लैंग्वेज में हो, नहीं, फ्रेंच वालों का कहना ये है। फिर हमने सेंट्रल का डाटा देखा कि सेंट्रल में फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, जबकि स्टेट में देखा तो स्टेट में डच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। ब्रूसेल द प्रेजेंटेड द स्पेशल प्रॉब्लम, डच स्पीकिंग द प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी। तो डच लोगों की जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो क्या है, पीपल द कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ज्यादा मेजोरिटी है, बट द माइनॉरिटी इन दी कैपिटल। लेकिन अगर हम बात करें कि ये कैपिटल में क्या है, कैपिटल में ये माइनॉरिटीज के रूप में, कैपिटल में ये माइनॉरिटी है, ओनली कितने, 20%। वहीं हम स्टेट की बात करें कि स्टेट में कितने, तो स्टेट में इनका डाटा अप्रोक्सीमेटली 59% है, ये हमने पीछे देख चुके हैं। फिर लेकिन लेट अस द कंपेयर दिस ऑफ टू सिचुएशन द अनदर कंट्री। अगर हम इन सिचुएशन को अनदर कंट्री से कंपेयर करें, जैसे कि श्रीलंका इज आइलैंड नोशन ऑफ जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट। तो एक आपने यहाँ प्रॉब्लम देख ली कि यहाँ पे एक कंट्री है और जिसका नाम है आपका, क्या नाम है, ब्रूसेल्स। तो ब्रूसेल्स में देखा कि कैसे लैंग्वेज को लेकर के यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कि माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी ग्रुप में क्या प्रॉब्लम चल रही है। इसके बाद इसकी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है, किसकी स्टार्ट होती है, श्रीलंका की। दूसरी स्टोरी श्रीलंका एक आइलैंड है जो इंडिया के छोटे से पार्ट में फैला और जिसका बॉर्डर तमिलनाडु के साथ शेयर होता है। इट हैज अबाउट ऑफ द 2 करोड़ पीपल, और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2 करोड़ की जनसंख्या में लोग रहते हैं। द सेम ऑफ इन द हरियाणा, लाइक अदर द नेशन ऑफ द साउथ एशिया रीजन, द श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, द मेजर सोशल ग्रुप ऑफ द सिन्हाला स्पीकर। तो ये तो सब नॉर्मल है। ये देखो क्या लिखा है, सिन्हाला यहाँ पर रहने वालों की संख्या कितनी है, 74%, ठीक है। एंड द तमिल स्पीकर 18%। तो यहाँ पे उसने कह दिया है कि यहाँ पे जो श्रीलंका में, अब बात आती है श्रीलंका की, श्रीलंका, तो श्रीलंका में 2 ग्रुप मिल रहे हैं। पहला ग्रुप मिल रहा है आपको कौन सा, सिन्हाला। कौन सा मिल रहा है, सिन्हाला, सिन्हाला ग्रुप मिल रहा है। दूसरा ग्रुप मिल रहा है कौन सा, तमिल। कौन सा है, तमिल, जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। सिन्हाला बोलने वालों की संख्या यहाँ पे कह दी कि 74% है और तमिल बोलने वालों की संख्या 18% है। तो ज्यादातर लैंग्वेज बोलने वालों की, ज्यादातर लैंग्वेज बोलने वाले कौन लोग हैं, सिन्हाला ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया, ये भी प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस कर लिया। अब आगे देखो क्या लिखा, फिर आगे कहता है कि एमंग द तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप। तमिल के अंदर 2 सब ग्रुप है, इन्हीं के अंदर एक तमिल नेटिव है और जो कंट्री आर कॉल्ड द श्रीलंकन। अब इसमें भी तमिल में 2 टाइप के लोग हैं, एक है, ध्यान से देखना यहाँ, तमिल नेटिव। तमिल नेटिव मतलब जो यहीं पे वो श्रीलंकन के ही है, लेकिन लैंग्वेज कौन सा करते हैं,
यूज तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड द श्रीलंकन, और उनको श्रीलंकन कहते हैं। चलो आगे हम और देखते हैं और कुछ बातों करते हैं। यहाँ देखिए एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ देखो, और एक होंगे आपके श्रीलंकन तमिल, कौन होंगे? एक तमिल नेटिव है और एक है, एक सेकेंड, श्रीलंकन तमिल, ठीक है। तो ये यहाँ पे, तो इनकी संख्या में बात करूं तो 13% अप्रोक्सली, और इनकी 50% है। ये तमिल से गए, ये तमिलनाडु से गए, और एक प्रॉपरली कहाँ गए हैं आपके 13% जो श्रीलंकन लोग हैं। लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं? तमिल यूज करते हैं। चलो हम बात करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं और कुछ बातें करते हैं। जैसे यहाँ पे डाटा भी लिखा है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कि 13% ऑफ तमिल, 13% ऑफ तमिल कितने? 13% ऑफ तमिल है। दिस रेस्ट ऑफ हु द फोर फादर कम फ्रॉम द इंडिया। तो कहां से आए थे ये? वही बात हो गई ना, जब ब्रिटिशन ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया, मतलब वही अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ पे अपने क्या लगाए? प्लांटेशन, प्लांटेशन क्या लगाए? प्लांटेशन मतलब चाय और कॉफी, मतलब टी और कॉफी। तो चाय और कॉफी के बागान लगाए, कहां पे लगाए? श्रीलंका। तो इन लोगों ने, यहां से इन लोगों को वर्कर की जरूरत थी, और इनने भारी मात्रा में तमिलनाडु से श्रीलंका वो वर्करों को भेजा था काम के लिए। इंडिया इज द प्लांटेशन वर्कर, देखो लिखा भी है कि प्लांटेशन वर्कर के लिए ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड में जब जो ब्रिटिश पीरियड था भेजा था, इसलिए इनको कहा गया कॉल्ड इंडियन तमिल। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप ऑफ श्रीलंकन, द तमिल आर द कंसर्न created in the northern and the east of country. Most of the Sinhala speaking people are the Buddhist. तो जहां यहाँ पे जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ दी जो सिन्हाला लोग हैं, स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। तो वो लैंग्वेज सिन्हाला बोलते हैं, लेकिन रिलीजन कौन सा उनका? बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं। while most of the Tamils Hindus are Muslims, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और कम्युनिटी के लोग नहीं है, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी हैं। देयर आर अबाउट द 70% ऑफ क्रिश्चियन, देखो 70% क्रिश्चियन भी है, हु आर तमिल एंड सिन्हाला, जो तमिल और सिन्हाला दोनों है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन दिस सिचुएशन लाइक दिस, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? चलो हम कुछ और बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, तो डच कम्युनिटी को टेक द एडवांटेज, तो यहाँ पे एक डच कम्युनिटी है बेल्जियम, फिर यहाँ लिखा है फिर लिखा जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन होती तो क्या किया जाए? यही कंडीशन आप देखो कि इन बेल्जियम में द डच कम्युनिटी कुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस द न्यूमेरिकल मेजॉरिटी एंड द फोर्स इट विल ऑफ द फ्रेंच ऑफ जर्मन स्पीकिंग द पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है कि ऐसी कंडीशन हमने देखी कि जर्मन लोग वहां पे कम है। अब ऐसा नहीं, जो अलग कम्युनिटी, अलग ग्रुप के लोग हैं, अलग लैंग्वेज के लोग हैं, जैसे कि फ्रेंच, तो फ्रेंच वाले क्या जर्मन इस बोलने वाले के ऊपर क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो फोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो फोर्स कर सकते हैं। दिस वुड ऑफ द पुश ऑफ द कन्फ्लिक्ट एमंग द कम्युनिटी, और ऐसे करके उनके बीच में क्या हो सकता है? कन्फ्लिक्ट हो सकता है। दिस कुड लीड अ वेरी मेसी ऑफ पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और ऐसे कंट्री का पार्टीशन भी हो सकता है। बोथ दीज ऑफ साइड आर द क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रूसेल्स इन श्रीलंका द सिनाला कम्युनिटी। तो यहाँ पे आपको एक कम्युनिटी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे ब्रुसेल्स में क्या दिख रही है? श्रीलंका ऑफ सिनाला कम्युनिटी दिख रही है। एंजॉय द इवन द बिगर मेजोरिटी इन द, और ये लोग अपनी किसका फायदा उठा रहे हैं? मेजोरिटेरियन ग्रुप का, जिनका सबसे बड़ा ग्रुप है कौन सा? मेजोरिटी है। तो इस मेजोरिटी, जो मेजोरिटी है, उसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। एंड कुड ऑफ इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। तो अब देखते हैं कि क्या होगा इन दोनों कंट्री में। अब हम बात करते हैं आगे श्रीलंका की। तो इतना आप समझ गए कि दोनों की प्रॉब्लम क्या है। तो पहले तो आप इसकी प्रॉब्लम समझो कि दोनों कंट्री की प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो आपने ये देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम में क्या हो रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ और, यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं, जैसे मेजिटोरियन श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्या सिस्टम था? मेजिटो मेजी मेजोरिटेरियनिज्म ऑन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का मतलब है कि जो मेजोरिटी में सबसे बड़ा ग्रुप है। अब हम कुछ बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसी को मेजोरिटेरियन बोलो। श्रीलंका ऑफ द इमर्ज इन द इंडिपेंडेंस, देखो श्रीलंका इमर्ज कब हुआ? 1948। ये आपका MCQ का क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि
चाइना कब इंडिपेंडेंट हुआ, ये डेट जरूर बताना कि चाइना कब इंडिपेंडेंट हुआ। श्रीलंका इमर्ज एज एंड द इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। तो 1948 में क्या हुआ द लीडर ऑफ द सिन्हाला, जो सिन्हाला ग्रुप के लीडर थे, sought to the secure dominance over the government by the virtual in the their majority। तो इन्होंने क्या किया, sought to secure dominance over the government, तो गवर्नमेंट को सॉर्ट किया और पूरे जो मेजोरिटियन ग्रुप था, एज अ रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेटिकली द इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड द series of the मेजोरिटेरियन मेजर्स ऑफ द एस्टेब्लिश द सिनाला सुपरमेसी। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या था, तो सबसे ज्यादा इनके पास जो पावर थी वो थी किसकी, मेजोरिटेरियन ग्रुप की। और ऐसे करके इन्होंने इलेक्ट अपनी सरकार को इलेक्ट किया और एडॉप्ट किया, क्या सीरीज किया, मेजोरिटेरियन। जो ग्रुप में ज्यादा लोग हैं वही लैंग्वेज चलेगी, उसी के रूल चलेंगे, उन्हीं के मिनिस्टर होंगे और उन्हीं की पूरी शासन व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन सारा किया जाएगा। और ऐसे करके सिन्हाला सुपरमेसी को स्टेब्लिश कर दिया श्रीलंका में। अब आप खुद बताओ, यहाँ पे अगर कोई एक ग्रुप ज्यादा है किसी भी कंट्री में और अगर वही सारा मेजोरिटेरियन ग्रुप के रूप में आता, वही अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे अब यहाँ पे लोग सब लोग मानने वाले कौन से रिलीजन थे, बुद्ध रिलीजन थे। अब ये बुद्ध रिलीजन सबके ऊपर क्या करें, इम्पोज करें, क्या करें, ये जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसको क्या करें, इम्पोज करें और सभी लोग उसको माने और सब लोग सिन्हाला ग्रुप लैंग्वेज को माने, सिन्हाला में लैंग्वेज स्कूल ये सारी चीजें करी जाए। और ऐसे करके 1956 में एक एक्ट पास किया, क्या किया, 1956 में एक एक्ट पास किया, रिकॉग्नाइज द सिन्हाला ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज। और ऐसे करके सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। मतलब यहाँ पे जो भी एजुकेशन होगी, क्या होगी, एजुकेशन होगी, कोर्ट वर्क होगा, ठीक है, स्कूल, एजुकेशन, कोर्ट या फिर और भी अदर ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या कितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स, वो सब किस लैंग्वेज में होंगी, सिन्हाला। तो अब जो तमिल लैंग्वेज है उनको प्रॉब्लम होगी, क्रिश्चियन है वो भी। लेकिन यहाँ पे दो बड़े बड़े ग्रुप थे, मतलब दो बड़े सोसाइटी थे। जैसे एक लैंग्वेज, जो दो बड़ी लैंग्वेज थे, एक थी सिन्हाला, दूसरी थी तमिल। तो यहाँ पे तमिल वालों का तो सीधा सीधा क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और उनको उनके इन चीजों से डिस्चार्ज किया जा रहा है। Thus of the discarding the of the Tamil the government the follow the preferential of the policy the favored the Sinhala applicants for university। तो जितने भी एप्लीकेंट थे यूनिवर्सिटी में, जैसे कि पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन stipulated that of the state shall the protect of the postal vote। तो उसने क्या कह दिया, इन सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ऐसे करके देखना ना कैसे सारी पॉलिसियां हैं, सारी चीजें वो सब किसमें बनाई गई, किसमें, सिन्हाला लैंग्वेज में। All these of the government measures the coming one after the other the gradually after the gradually of the increase the feeling in the एलिनेशन एमंग ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। तो इनके बीच में क्या नहीं हुआ, किसी प्रकार का एलिनेशन नहीं हुआ, आपस में कोई उनकी फीलिंग को ध्यान नहीं रखा गया और यहाँ हमेशा ये चीजें निगलेक्ट की जाती रही। इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द एलिनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल्स। दे फेल्ट दैट ऑफ द नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, जो बड़ी पार्टियां थी बुद्धिस्ट एंड सिन्हाला लीडर्स वर द सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड द कल्चर। तो सिन्हाला बस केवल अपने लिए सेंसिटिव थे, अपने कल्चर लैंग्वेज को लेकर के। तो दे फेल्ट दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और ऐसे करके जो श्रीलंकन ने यहाँ पे बात कही कि हमें क्या दे दो, इक्वल क्या दे दो, इक्वल पॉलिटिकल राइट दे दो, तो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन द गेटिंग द जॉब अदर द अपॉर्चुनिटी एंड द इग्नोर ऑफ द इंटरेस्ट। और ऐसे करके उनको जॉब ले देने से मना कर दिया, इक्वलिटी देने से मना कर दी और उनके इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चीजें बताएं। फिर यहाँ पे एक वर्ड आया है मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरियनिज्म एक वर्ड आया है, जैसे बिलीव दैट ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। इनका बिलीव ऐसा होता है, मानना ऐसा होता है कि एक बड़ा सा ग्रुप है एबल टू ऑफ द रूल कंट्री इन द whichever of the way it wants by the discarding that of the wishes and the needs of the minority। तो एक किस प्रकार से कि यहाँ पे उनकी किस प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता, केवल अपने मेजोरिटेरियन ग्रुप की बात सुनी जाती है। तो यहाँ पे आइडिया आपको लग गया होगा और किस प्रकार से हमने यहाँ बात की, ये चीजें हमने आपके साथ शेयर की। अब हम चलते हैं कुछ और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और टॉपिक इसी आगे बात करते हैं।
रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिनाला एंड तमिल कम्युनिटी स्टैंड ओवर टाइम। तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि काफी टाइम के इनके बीच में क्या चलता रहा, इनके बीच में स्ट्रेंड मतलब खींचताव हो गया इन दोनों ग्रुप के बीच में, तमिल कम्युनिटी और सिनाला कम्युनिटी के बीच में। श्रीलंकन तमिल द लंच ऑफ द पार्टी स्ट्रगल ऑफ द रिकॉग्नाइज द तमिल इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। और ऐसे करके श्रीलंकन तमिल जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने अपनी अलग से क्या बनाई, पार्टी बनाई, स्ट्रगल संघर्ष करते हुए पार्टी बना, रिकॉग्नाइजेशन कर दिया, क्या कर दिया कि अलग से कह दिया कि हम अलग से क्या बनाएंगे, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे फॉर ऑफ द रीजनल ऑटोनॉमी इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इन्होंने कही कि ठीक है आप क्या बताओ, यहाँ पूछा कि अलग से पार्टी बना के आप अपनी डिमांड बताओ। तो इन्होंने पहली डिमांड रखी, क्या डिमांड थी कि तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इन्होंने कहा कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी की बात कही, इन द सिक्योरिंग द एजुकेशन एंड जॉब, और एजुकेशन और जॉब्स में इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। तीन बातें इन्होंने की, ऑफिशियल लैंग्वेज, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन एंड जॉब, ये तीन बातें कही। आगे जाके क्या हो गया, बट दे डिमांड मोर ऑफ द ऑटोनॉमी द प्रोविंस द पॉपुलेटेड वाई दी तमिल्स वर द रैपिडली डिनाइड। और ऐसे करके इन्होंने इनको डिनाइड कर दिया, मना कर दिया। 98 द सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर द फॉर्म द डिमांडिंग द इंडिपेंडेंट ऑफ द तमिल एलम द स्टेट ऑफ द नॉर्दर्न इन द स्टेट पार्ट ऑफ द श्रीलंका। ऐसे करके जब इन्होंने देखा कि हमारी बातें नहीं मानने वाले, इन्होंने अलग से डिमांड कर दी इंडिपेंडेंट की। किसको डिमांड कर दी कि अलग से तमिल स्टेट बनाया जाए, क्या बनाया जाए, अलग से तमिल स्टेट बनाया जाए। और एक कहाँ बनेगा, नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। नॉर्दर्न और जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें श्रीलंका का अलग से मतलब तमिल लैंग्वेज को लेकर अलग से इनका स्टेट फॉर्म किया जाएगा। द डिस्ट्रस्ट ऑफ द बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड। और ऐसे करके इनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। इट सून द टर्न इनटू द सिविल वॉर। और ऐसे करके एक गृह युद्ध सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया, मतलब जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, गृह युद्ध। क्या बोलते हैं, गृह युद्ध, गृह युद्ध मतलब कि किसमें कन्वर्ट हो गया, सिविल वॉर। तो सिविल वॉर में आपस में ही दो कम्युनिटियों के बीच में हो गया। रिजल्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ ऑफ कम्युनिटीज हैज बीन द किल्ड। और ऐसे करके कम से कम हजारों लोग मारे गए आपस में कन्फ्लिक्ट के चलते। मैनी ऑफ फैमिलीज फोर्स टू द लीव। और बहुत सारी फैमिलियों ने क्या किया, फोर्स टू लीव कंट्री रिफ्यूजी एंड द मैनी मोर लॉस्ट ऑफ द लाइवलीहुड। और बहुत सारी फैमिली एक दूसरी जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गई और रिफ्यूजी के रूप में वो रह गए। और जीना, उनका जो जीवन था, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को क्या कर दिया, खो दिया, मतलब अपनी जिंदगी को खो दिया। द सिविल वॉर है द कॉज ऑफ द टेरिबल द स्टेब्रिक द सोशल कल्चर एंड द इकोनॉमिक। और ये सिविल वॉर इतना लंबा चलता रहा कि ये सोशल कल्चर इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ द कंट्री और इन चीजों को पाने के लिए काफी लंबे तक चला। इट एंडेड, और इसका एंड हुआ 2009 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक आपके साथ यहाँ स्टोरी दो कंट्रियों की डिस्कस की, और श्रीलंका की प्रॉब्लम देखी और हमने बेल्जियम की प्रॉब्लम देखे, फिर उसके मेडिटेरियन ग्रुप के फायदे देखे, उसके नुकसान देखे। ये जो मेडिटेरियन ग्रुप था किस प्रकार से देखो, फिर देखो कि ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई, श्रीलंका मतलब कब इंडिपेंडेंट हो गया था, हमने इसकी बात की कि 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया था, हमसे मतलब तुरंत ही एक साल बाद। लेकिन अभी तक उसको ये राइट 2009 में मिले। यही रीजन है, आपको देख लो कि जब कोई भी कम्युनिटी, रिलीजन, कोई बेस हो, कम्युनिटी हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, लैंग्वेज हो, या फिर बर्थ प्लेस हो, जेंडर हो, इस चीज में कन्फ्लिक्ट श्रीलंका इतने लंबे टाइम तक रहा। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि 2009 में वो ये सब चीजों को सॉर्ट आउट करने में रहा। इससे पहले अभी जस्ट पिछले साल की बात है, प्रीवियस ईयर की, कि अभी श्रीलंका में देखो ना किस प्रकार से वहाँ मतलब वहाँ के पीएम प्रेसी को पब्लिक ने घुस करके मारा था, पार्लियामेंट में, पूरा हाउस माउस में। तो ये चीजें देख रहे हैं कि अभी भी ढंग से जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो ढंग से अभी भी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। अभी जस्ट इससे पहले कुछ ही दिन के पहले का एग्जाम्पल है, 20-25 दिन पहले का नेपाल का देख लो कि नेपाल में क्या हुआ, कि नेपाल में वहां पे वहां की पब्लिक ने किस प्रकार के, वहां के जो एमपी थे, एमएलए थे, जो लीडर थे, यहाँ तक पीएम, सीएम या डिफेंस मिनिस्टर, इन सबको दौड़ा दौड़ा के मारा और पीएम को कैसे भागना पड़ा। ये सिस्टम देख लो ना, क्यों ऐसा है। सिंपल सी बात है कि जब इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती ना, इनकी प्रॉब्लम क्या नहीं होती, सॉर्ट आउट नहीं होती, तो ऐसे करके वो ग्रुप जो होते हैं वो आपस में लड़ जाते हैं और उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा भयानक निकलता है। और ये कंडीशन होती है क्योंकि ये प्रॉब्लम एक नहीं, इसके प्रॉब्लम के कारण कई और हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा और बात कर लें। ये देखो
एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब हम कुछ बेल्जियम के पॉइंट की बात कर लेते हैं कि बेल्जियम को देखो क्या था, बेल्जियम द लीडर टुक द डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंस एंड कल्चर डाइवर्सिटी। तो हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे रीजनल डिफरेंसेस मिलते हैं और कल्चर डाइवर्सिटी मिलती है। 97 से 1993 दे अमेंडेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम, और अब तक कम से कम इतने टाइम के बीच में 4 टाइम, 4 बार वहां के कॉन्स्टिट्यूशन, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो चुका है, 4 बार हो चुका है आपका अमेंडमेंट हो चुका। वुड एनेबल द एवरीवन लाइव टू टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, द अरेंजमेंट ऑफ दे वर्क आउट इज द डिफरेंट फ्रॉम एनी कंट्री आइडिया ऑफ द इनोवेशन, हियर द आर द सेम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। अब यहाँ पे कुछ सेम एलिमेंट्स देखें क्या, जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ द डच एंड फ्रेंच। जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया तो उसने प्रेस्क्राइब क्या किया, तो प्रेस्क्राइब किया कि जो डच लोग हैं और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, मिनिस्टर शैल बी द इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने क्या देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होंगे, जैसे उसमें सबसे ज्यादा फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच का डाटा था कितना 80%, ठीक है, और डच का था 20%। तो इनने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल मिनिस्टर होंगे फ्रेंच के और गवर्नमेंट के, तभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, पहला पॉइंट। फिर कहा कि इक्वल होंगे, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेजोरिटी एंड मेंबर फ्रॉम द ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, और मेजोरिटेरियन के लिए जो रूल होंगे वही लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लिए होंगे। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजन यूनिलेटरी, कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेली डिसीजन नहीं ले सकती। जैसे यहाँ पे 3 ग्रुप थे, जैसे हमने बात की फ्रेंच था, ठीक है, फ्रेंच के बाद कौन से थे, जर्मन थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे और डच, ये 3 ग्रुप है। तो इनके बिना सीधा लिखा कि सिंगल, नो सिंगल कम्युनिटी, कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। तो इसका पहला पॉइंट हो गया, इसका क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो ये वाला, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन द नो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री। तो क्या कह दिया, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या कि बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, लेकिन कुछ पावर किसको दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट्स ऑफ 2 रीजन ऑफ द कंट्री। तो ऐसे करके 2 पार्ट में बांटा, जैसे एक पार्ट में आपका बांटा सेंट्रल गवर्नमेंट और एक पार्ट में रहेगा स्टेट। तो इन दोनों को पावर को डिवाइड कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग और स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग। सॉरी, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां से बोला कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होगी और स्टेट गवर्नमेंट अलग, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेगी स्टेट गवर्नमेंट। सीधा बोला है कि नॉट सबऑर्डिनेट, उसके सबऑर्डिनेट काम नहीं करेगी। तो ये क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट देखो, ब्रुसेल्स हैज द सेपरेटिंग, ब्रुसेल्स ऑफ द सेपरेट द गवर्नमेंट इन विच बोथ ऑफ द कम्युनिटी। तो ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट कर दी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन और इक्वल, देखो ब्रुसेल्स सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ ऑफ द कम्युनिटी हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सेपरेट गवर्नमेंट का सिस्टम लाए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमने वर्ड भी देखा था, इक्वल सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, जितने मिनिस्टर होंगे वो सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे और इक्वल रखा जाएगा। जितने, जैसे मान लो फ्रेंच के, यहाँ पे मान लो फ्रेंच के 50 है और डच के भी 50 रखे जाएंगे। तो ये यहाँ पे बात की, लेकिन ऐसा नहीं कि जर्मन की यहाँ इंपोर्टेंस छोड़ दी गई हो, तो जर्मन की भी राय ली जाएगी। 1% हुआ तो क्या होगा, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल द एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेंच के लोगों ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया इन ब्रुसेल्स, बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज द एक्सेप्ट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द इन द एक्सेप्ट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसे करके इन लोगों ने यहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। फिर अगला पॉइंट देखो, अपार्ट फ्रॉम ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये थर्ड पार्ट देखें कि यहाँ पे थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलती, कैसे मिलती, जिससे हम कहते हैं, यहाँ पे इंपोर्टेंट है इस पॉइंट को देखना, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ऐसा कंट्री है ब्रुसेल्स के जहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट देखने को मिलती है। कम्युनिटी मतलब जो स्पेशल किसी कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी से होगी और कम्युनिटी के लिए डिसीजन भी लेगी। इज द इलेक्टेड द पीपल द बिलोंगिंग ऑफ द लैंग्वेज कम्युनिटी, और इसको वही लोग वोट करेंगे, जैसे कि जर्मन वाले जर्मन करेंगे, डच वाले डच करेंगे, फ्रेंच वाले फ्रेंच। डच, फ्रेंच एंड द जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर इज दे लाइक, ये भी डिपेंड नहीं करता वो लोग कहाँ रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर द रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट तो होगी, तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट अपॉइंट कर दी,
क्या कर दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। लेकिन इसके कुछ सब्जेक्ट बता दिए, क्या बता दिए, जैसे कल्चरल, कल्चरल सब्जेक्ट बता दिए, कल्चर, और क्या बता दिया, एजुकेशनल, क्या बता दिया, एजुकेशनल बता दिया, एजुकेशनल सिस्टम, और क्या बताया यहाँ पे बता दिया, लैंग्वेज रिलेटेड, किसको लेके, लैंग्वेज को लेकर के यहाँ पे बताया, ठीक है। तो लैंग्वेज को लेकर ये तीन यहाँ पे स्पेशल बात कर दी कि कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज, इन चीजों को लेकर के यहाँ बात बोली। यू माइट ऑफ द फाइंड द बेल्जियम मॉडल द वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम यहाँ देखते हैं कि पहले देखो कैसे इक्वलिटी वहां दिखा दी, तो इक्वलिटी के बाद सेंट्रल और स्टेट की पावर को अलग कर दी कि स्टेट एकदम फ्री कर दिया, सेम सिस्टम आ गया फेडरल सिस्टम। यहाँ पे हम फेडरल सिस्टम का एक आप यहाँ पे मतलब थोड़ा सा झलक देख सकते हो उसका हल्का सा, यहाँ पे सेम सिस्टम दिख रहा है ना, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम दिख रहा है। फेडरल सिस्टम कैसे कर, देखो सेंट्रल और स्टेट को अलग कर दिया, इसके पहले वाले पॉइंट में हमने देखा, क्या देखा था कि किस प्रकार से सेंट्रल और स्टेट को अलग कर दिया, सीधा लिखा है नॉट सबऑर्डिनेट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये पॉइंट अलग दिख रहा है एकदम से। फिर यहाँ वो कहता है कि ठीक है ये वाली चीजें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर कहता है यहाँ पे कि इंडीड ऑफ द वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, द वेरी लिविंग द बेल्जियम, जो बेल्जियम में लोग रहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द वर्क वेल सो फॉर दे हेल्प ऑफ द अवॉइड द सिविक strife of between the two major community and the possible the division of country linguistic line। और ऐसे करके डिवीजन भी हो सकता है when many countries of the Europe came together। लेकिन फिर भी आप देखो यूरोप का एक ऐसा मॉडल है कि यहाँ पे सारे लोग एक साथ रहते हैं और सारे लोग, यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स वाज द चूज द हेडक्वार्टर। और ऐसे करके जितने भी बड़े डिसीजन है, जो भी बात है वो यहाँ पे लिए जाते हैं। और आज भी ये सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट है और ये बहुत ही आसानी से रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, कभी कोई कंफ्लिक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। और इसलिए इस वजह से यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे इसको अपना ब्रुसेल्स को क्या चुना है, हेडक्वार्टर। जो यहाँ पे फोटो दिख रही है ना, यूरोपियन पार्लियामेंट इन द ब्रुसेल्स बेल्जियम, और ऐसे करके इन लोगों ने इसको क्या बना दिया, अपना हेडक्वार्टर बना के रखा है। तो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, आप भी बात समझ गए होंगे, कुछ बात और रहेगी, आप और देख लीजिए कुछ यहाँ पे चीजें। फिर लिखा है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरी, आपने क्या सीखा इस स्टोरी से। जैसे एक बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी, एक श्रीलंका की पढ़ी, बोथ ऑफ द डेमोक्रेसी, दोनों में डेमोक्रेसी थी। एट द ऑफ द डेल्ट ऑफ द क्वेश्चन द पावर शेयरिंग द डिफरेंस, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप हुए। इन द बेल्जियम ऑफ द लीडर ऑफ द रिलाइज दैट ऑफ द यूनिटी ऑफ द कंट्री द पॉसिबल ओनली द रिस्पेक्टिंग ऑफ द फीलिंग्स एंड द इंटरेस्ट डिफरेंट कम्युनिटी। तो आपने देखा कि कैसे रिलाइज हुआ था, पॉसिबल हुआ ओनली द रिस्पेक्टिंग ऑफ द फीलिंग्स, क्या रिस्पेक्ट थी, क्या फीलिंग थी, इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में, एंड द रीजन सच एज अ realization of the resulted of the mutually of the एक्सपेक्टेबल द अरेंजमेंट एंड द शेयरिंग पावर, कैसे यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया और पावर को शेयर किया गया। श्रीलंका सो ऑफ द कंट्रास्टिंग एग्जांपल, अगर कॉन्ट्रास्टिंग द एग्जांपल देखें श्रीलंका, इट्स सो ऑफ द डेट इज द मेजोरिटेरियन ग्रुप ए मेजोरिटी कम्युनिटी। तो श्रीलंका में हमने देखा सिनाला जो था वो सबसे ज्यादा मेजोरिटी ग्रुप था। वाई टू ऑफ द फोर्स द डोमिनेंस एंड द अदर एंड द रिफ्यूज ऑफ द पावर शेयर इट कैन द अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और ऐसे करके कुछ समय में चीजें देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे समझ गए होंगे, हमने बात की इसके एक एक पॉइंट के कि किस प्रकार से सिस्टम देखने को मिला। ये फेडरल सिस्टम की भी झलक मिले, पावर को कैसे डिफाइन किया, और यहाँ पे हमने दो स्टोरी यहाँ पे समझी। इसके बाद यहाँ पे जो और स्टोरी है इसको हम आगे देखेंगे कि ये देखो यहाँ पे देखेंगे वाई पावर शेयरिंग ऑफ द डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब नीड, हमें क्यों नीड है इसकी, क्यों तो ये नहीं पढ़ना हमें। इसके बाद फिर देखेंगे फॉर्म ऑफ दी पावर शेयरिंग का फॉर्म देखेंगे, इसके पॉइंट इंपोर्टेंट है। ये देखने के बाद फिर हमें चैप्टर हमारा आराम से क्लोज हो जाएगा और ये सारे पॉइंट हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक वीडियो इसका और आएगा और ऐसे करके सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि हमने अभी ये वाला जो स्टार्ट किया आपको क्या इसमें डाउट है और किस में क्या करना है। इसके बहुत सारी प्रैक्टिस भी लाएंगे आपके साथ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट हमें यहाँ पे आपके साथ देखेंगे। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि हमने एक एक स्टोरी, दो स्टोरी को हमने पढ़ा, पावर शेयरिंग को, इसके बैकग्राउंड को, फिर बेल्जियम श्रीलंका की स्टोरी समझी, फिर मेडिटेरियन ग्रुप को देखा, फिर हमने इनकी प्रॉब्लम को भी देखा कि किस प्रकार से प्रॉब्लम यहाँ पे थी, फिर उनको प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया, फिर हमने वो भी देखा, बेल्जियम की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, ये भी हमने देखा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग इसी के सेकंड पार्ट में। ओके।